नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना अमित वर्मा, एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन, हेड डिवीज़न। आज फिर आपके सामने आया हूँ सवाल पर चर्चा के एपिसोड नंबर 2 के साथ। और मैंने आपसे वादा किया था कि कोटा के एक्सपर्ट्स, कोटा की महान विभूतियाँ, अपने विषय के विशेषज्ञ लोगों से मैं आपका परिचय करवाऊँगा। और परिचय करवाने के साथ साथ आपको प्यारे बच्चों आपके सवालों के सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज इस श्रृंखला में हमारे साथ एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं केमिस्ट्री की, बिल्कुल सही बात है। और उनका अनुभव 22+ ईयर का है, यानी कि 22+ ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि प्यारे बच्चों अपने आप में एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि हमारा सलाहकार कौन होना चाहिए। हमारा सलाहकार उस फील्ड का व्यक्ति हो जिसने बहुत सारे बच्चों को नर्चर किया हो, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको बता दूं, आपको अनुभव है ऑल इंडिया रैंक 1-3-5 का, बिल्कुल। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जिन्होंने हजारों बच्चों को मेंटर किया है, उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है। जी हाँ, नन ऑफ अदर देन मैं इनवाइट करना चाहता हूं आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रकाश ओझा सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप IIT बॉम्बे पास आउट हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। जिस व्यक्तित्व ने उस कंपटीशन को क्रैक किया है, उस कंपटीशन का आनंद लिया है, अगर आज सोचिए उसी व्यक्ति से हम ये सब बातें जानेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। सर बड़ी आत्मीयता के साथ मैं बात कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों को आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस मंच के माध्यम से जितने प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों से मुझे लगता है शायद हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वैसे तो सर की खास बात यह है कि आप ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों के एक्सपर्ट हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में सर आजकल ज़्यादा हाथ आजमा रहे हैं। तो सर यहाँ पे चर्चा करेंगे केमिस्ट्री की। बच्चों के कुछ सवाल हैं, हम लोग पहले बच्चों से सवाल पता कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उन सवालों के बच्चों को जवाब बताते हैं, जिससे मुझे लगता है शायद जो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों को बेनिफिट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। सर आज का पहला सवाल हो जाए सर आपसे आने वाला है। पहला सवाल ये है सर कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, चूंकि नीट में बायोलॉजी के नंबर ज़्यादा हैं, तो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बच्चों का सिलेक्शन तो करा देता है जी। लेकिन जब रैंक की बात आती है, और तो रैंक में कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री का योगदान होता है। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चे के सिलेक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। तो आप केमिस्ट्री पर लाइट डालिए। जी, जहाँ तक मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, केमिस्ट्री एक बहुत ही हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट में, या यूं बोलें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की तुलना अगर करें, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप 100% स्कोर कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ये तीनों पार्ट में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है सर जिसको एक एवरेज बच्चा भी उसको समझ के उसका सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है। कोई टफ नहीं है, बस ये बात है कि समझाने वाला चाहिए और सामने समझने वाला चाहिए। तो केमिस्ट्री एक बहुत सी आसान सब्जेक्ट है। इसको हम लोग फिजिक्स से तुलना तो नहीं कर सकते। फिजिक्स नो डाउट एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। फिजिक्स सभी के लिए टफ है, और जो फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म कर दिया उसका रैंक ऑब्वियसली अच्छा आ जाएगा। लेकिन जिसने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर ले लिया, केमिस्ट्री में हाई स्कोर लाना क्वाइट पॉसिबल है, बहुत आसानी से आ जाता है। कम एफर्ट से ज़्यादा नंबर आता है केमिस्ट्री में, जिसके कारण रैंक में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। और हमारे कोटा, हमारे मोशन की जहाँ तक बात है, हमारे शहर में, हमारे इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी पढ़ाई जाती है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को एक एज भी मिलता है। एक एज भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, जब एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हो बच्चों, तो उसमें एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट पहलू। और सर जैसा मुझे लगता था जब हम भी तैयारी किया करते थे, तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, मतलब वो कंसेप्चुअल है, बहुत डेप्थ है, बट कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करके भी काम चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब उसमें अगर है ना सर, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो तो सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आपको एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई किस कंडीशन में करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे तरीके से करना है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बेसिकली आपको समझ कर रिएक्शंस को रटने हैं, रिएक्शंस को याद करने हैं, लेकिन समझ कर, क्योंकि समझ कर रिएक्शंस जल्दी याद होते हैं। प्लेन रटने वाला चीज़ जो होता है वो ज़्यादा दिन तक दिमाग में आपका रिटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप समझ चुके हैं एक रिएक्शन को, तो उसे आप बहुत दिन तक रिटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकली चले। मैंने कुल मिला के फिजिक्स वास्तव में एक थोड़ा सा उसका डोमेन रेंज जो भी है बहुत बड़ा है।
केमिस्ट्री वैसा नहीं है। केमिस्ट्री एक शांत कूल सब्जेक्ट है जिसको एक बच्चा बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकता और है। मुझे लगता है शायद कि जब हम अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो तो पहले बायो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिर बिल्कुल। उसके बाद फिजिक्स का Physics। ऑर्डर अमूमन लोग रखते भी हैं और शायद यही ऑर्डर इसलिए प्रचलित हाँ, भी होगा। बिल्कुल। अच्छा हाँ। सर, इसी में मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। इस बार केमिस्ट्री के पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है, कुछ भविष्यवाणी हो जाए? सर, जहाँ तक 2025 का पेपर देखकर ऐसा महसूस हुआ कि अब एनटीए एक सुपरफिशियल लर्निंग पे नहीं जा रहा है। एनटीए वास्तव में एक सब्जेक्ट का टेस्टिंग कर रहा है। जो टॉपिक से सवाल लगभग नहीं के बराबर आते थे, जैसे आइसोमेरिज्म के सवाल बहुत ही रेयर देखने को मिलता था, उससे भी इस साल 2 सवाल आया है और काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि केमिस्ट्री का पेपर टफ आया था 2025 में, लेकिन केमिस्ट्री का जो एक दायरा था, बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन था कि आपको केमिस्ट्री में कितना इन डेप्थ चाहिए, वो दायरा जरूर बढ़ा है पिछले सालों के तुलना में। और शायद इन्होंने पेपर का लेवल इसलिए रखा है तीनों में ऐसा, ताकि उनको एक मेरिट लिस्ट बनाने में एक अच्छा हेल्प मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में हाँ, एक ही नंबर पर बहुत सारे 720, बच्चे आ गए थे। जी, जी, तो वैसा कंडीशन वो दोबारा नहीं चाहेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2026 में भी पेपर जो है वो एक ठीक ठाक लेवल का पेपर आएगा जैसा 2025 में था, और एक एवरेज से ऊपर पेपर आएगा। जिसको सब्जेक्ट आता है सर वो कर पाएगा, जिसे सब्जेक्ट का आधा अधूरा नॉलेज है तो शायद ना कर पाए। मतलब सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज आपको आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। चाहे किताब वही हो, लेकिन वो किताब 10 बार पढ़ी हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप नई किताबें मत पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए, उसी टॉपिक को बार बार पढ़िए, परफेक्शन लाइए उस चीज, उसके अंदर परफेक्शन। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे एक अगला सवाल मैं आपसे लेने वाला हूँ कि एनसीईआरटी, वैसे तो मतलब ये बात चर्चा काफ़ी रहती ही है जी। एनसीईआरटी का केमिस्ट्री में क्या योगदान है, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, और क्या पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ सकता है या उसके अलावा भी कुछ हमें थोड़ी बहुत एफर्ट लगानी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछे सर आप, क्योंकि जो एनसीईआरटी से पेपर आ रहा था उसका ट्रेंड थोड़ा अचानक 2025 में ही चेंज हुआ। कोविड के बाद से लेकर 2024 तक यही ऑब्जर्वेशन रहा है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में, खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस से सवाल आ रहे थे। लेकिन 2025 में पेपर या सिलेबस पूरा एनसीईआरटी से ही है, लेकिन एनसीईआरटी का वो एक्सपैंडेड फॉर्म पूछा है। एक हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल मैं लूं आपको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बहुत कम चीज दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन उसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दायरे में रहते हुए ही एक इनडेप्थ सवाल, दो इनडेप्थ सवाल पूछ लिया है इस बार नीट 25 में। तो अब मैं ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी के डोमेन से ही आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा, लेकिन उसका एक्सपैंडेड फॉर्म आएगा। अब आप सिर्फ लाइन पढ़कर अगर जाएंगे तो शायद ना हो पाए सवाल। उस लाइन का आपको 2-4 एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। बेसिकली एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक है, उसकी हेडलाइन का एक मतलब है, लेकिन है। वो आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ जब चर्चा एप्लीकेशंस की मतलब वो लाइन को हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स को एक एक्सपर्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए हम लोग को किसी न किसी एक्सपर्ट सर से गाइडेंस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक किताब में हर चीज लिखा हुआ नहीं मिलता है। और मैं तो यही स्टूडेंट को बोलता हूं कि कोई भी बाहर के किताब आपको रेफर नहीं करने हैं, एनसीईआरटी ही करने हैं, और आप जहां पढ़ रहे हैं वहां का मॉड्यूल देखिए, वहां का आपको जो कंटेंट मिला है, एजुकेशन कंटेंट, एकेडमिक कंटेंट, उस पर फोकस कीजिए। हम लोग टेस्ट सीरीज भी बना रखे हैं, टेस्ट सीरीज भी उस हिसाब से उसका डिस्कशन देखिए, तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर छोटा सा चीज का कितने सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। हाँ सर, आपका 22 साल का अनुभव है, आप 22 साल से पेपर को देख रहे हैं। मतलब मुझे शायद ऐसा लगता है अब तो ऐसी स्किल आ गई होगी कि एक बच्चे को देखते ही बता देते होंगे भाई ये सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। मतलब ऐसा सर नहीं क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ सिंसियरिटी लेवल है, उसके सवाल पूछने का तरीका है, या वो किस लेवल पे, क्योंकि आपने ऑल इंडिया रैंक 135 भी मेंटर किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो मतलब मुझे लगता है कि आपके अंदर अब है कि आप देखते बता देते। और मैंने महसूस भी किया, क्योंकि पिछले कई समय से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बता देते तो देखते यार ये वाला जो बच्चा है इसमें बहुत पोटेंशियल है, या इस वाले बच्चे को थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है।
तो वो थोड़ा सा रहता है। बिल्कुल सर, वो पता तो चल ही जाता है। और मैं व्यूअर्स को बता दूं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट को भी भेज सकते हैं अपने जो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में डाउट डाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है स्पेशली ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का भी, तो हम सर तक पहुंचाएंगे और सर आपको उसका जवाब 100% देंगे। बहुत बहुत स्वागत है। तो सर ये बहुत बढ़िया आपने सवाल का जवाब दिया कि एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसको हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। हाँ। और उसके लिए हमें अपने साथ एक एक्सपर्ट एडवाइस रखनी चाहिए। उस लाइन का क्या अर्थ है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन या उसके अनुप्रयोग क्या है, क्या हो सकते हैं, क्या है। हाँ, जी चलिए सर, चलते हैं अगले सवाल पर। बिल्कुल सर। सर बच्चों का कोर्स खत्म होने पर है, तो जब बच्चों का कोर्स खत्म होने पर है तो बच्चों को टाइम बाउंड रिवीजन करना होता है बेसिकली, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो सर टाइम बाउंड रिवीजन के लिए आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हैं ताकि वो पूरे कोर्स को ढंग से 2-3 बार रिवीजन, मेरा मानना है, कर ले? हाँ। तो उसके लिए सर आपकी क्या एडवाइस होगी बच्चे को? अभी जैसे दिसंबर खत्म हो रहा है, अभी भी बच्चों के हाथ में 4 महीने का टाइम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कुछ जगहों पर तो कोर्स अभी चल ही रहा होगा, क्लासेस चल रही होंगी, लेकिन कुछ बच्चों का क्लासेस ऑब्वियसली खत्म हो चुका है, तो वो रिवीजन मोड में आ गए हैं। जैसा कि कोई भी सब्जेक्ट को 2-3 बार आपको रिवीजन करना है, रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि मैं एक बार रिवीजन पूरा कर लिया और उसे छोड़ दिया। मेरे हिसाब से अभी 2 महीने का टाइम ऐसा आपको रिवीजन करना है कि आप उसमें रेगुलर टच में रहें। हर सब्जेक्ट को हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। अब जैसे मैं ऑर्गेनिक के बारे में बच्चों को बोलता हूं कि तुमको ऐसा नहीं करना है कि तुम 3 दिन में पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लिए और फिर तुम 6 दिन के लिए छोड़ दिए, तो फिर बात बराबर हो जाती है। आप रोटेशन में रखिए टॉपिक को, टाइम अलॉट कर दीजिए। आप रिवीजन का, फिजिक्स का भी रिवाइज करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, अपना बायो भी करेंगे। जैसे ऑर्गेनिक में करना है तो एक हाइड्रोकार्बन टॉपिक है, उसको 3 टुकड़ों में बांट लिए और उसे हम 3 दिन में रिवाइज किए। थोड़ा रिवाइज किए, क्लास के नोट्स, क्लास के सवाल सॉल्व किए, और वही जो पार्ट रिवाइज किए उसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ भी लेना है। तो रिवीजन शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप लगातार आप रिवीजन मोड में रहें और टॉपिक को रोटेट करते चले जाएं। जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखा है या टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट में होते हैं, उसका सिलेबस पहले से ही आपको पता रहता है, तो अपना रिवीजन का प्लानिंग भी उस टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं कि भाई ये 3-4 टॉपिक अगला टेस्ट में आने वाला है, तो इस 3-4 टॉपिक को मैं रोटेशन में चलाऊंगा ताकि मेरा टेस्ट का काम भी हो जाए और मैं अपना रिवीजन मोड में भी रहूं। जो लास्ट रिवीजन हम लोग करते हैं वो अपना प्योर नोट्स से करते हैं। नोट्स अपना पढ़ लिए, साथ में एनसीईआरटी भी रखे, और नोट्स को, एनसीईआरटी को हम लोग रिवीजन करके नोट्स के ही सवाल को हम लोग कर लेंगे जो क्लास में करवाया हुआ है, वही मोर देन सफिशिएंट होता है सर केमिस्ट्री में। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आपसे चर्चा करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आप ये कह रहे हैं भाई एक मैराथन है, रिवीजन भी। हाँ। रिवीजन भी एकदम से करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऑब्वियस है एक रिवीजन को करना है तो उसको भी एक सिस्टमैटिक शेड्यूल्ड वाइज ब्रेक करके ही करना है। यही हुई ना बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? सर बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे। इस रिवीजन के प्रोसेस में टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है सर। टेस्ट देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके रैंक को, आपके स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। जहां तक कि मैं अपना याद करता हूं, अपने टाइम का, मैं आईटी बॉम्बे का पास आउट बिल्कुल सर। मैं अब जब अपने जमाने में 1997 की बात है, जब मैं तैयारी करता था, तो जनवरी के महीना से ही अप्रॉक्स जो अभी महीना आने वाला है, यहीं से हम लोग अपना पढ़ने से ज्यादा टेस्ट देने पे फोकस दे दिए, फोकस करने लगे थे। क्योंकि पढ़ाई को आप, एक चैप्टर को आप एक लिमिट तक ले जाके आपको छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपका स्कोर इंप्रूवमेंट या एक्यूरेसी लेवल, ये सब चीज बढ़ाता है। तो टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में ही सर वज्र टेस्ट सीरीज चल रहा है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज चल रहा है। वज्र टेस्ट सीरीज का खास बात यह है कि वो 1-1 घंटे का इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टेस्ट है जी सर। अब मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं आज रिवीजन किया ऑर्गेनिक का, पूरा ऑर्गेनिक का रिवीजन कर लिया, मुझे पता है कि ये टेस्ट में 1 घंटे का टेस्ट मुझे ऑर्गेनिक का ही देना है और मुझे पेपर मिल गया ऑर्गेनिक का, तो रिवीजन करूंगा और हाथों हाथ में 1 घंटे का टेस्ट दे दूंगा जी, ताकि मेरा उस पर एक प्रैक्टिस भी बन जाए और मेरा टाइम बाउंड प्रैक्टिस बने। हाँ, टाइम बाउंड बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अपने को तो तीनों सब्जेक्ट में 1-1 घंटा देना है। हाँ। तो वज्र टेस्ट सीरीज जो है वो
एक सब्जेक्ट को कितना दायरे में रखना, कितना टाइम अलॉट करना है, उसका प्रैक्टिस करा देता है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को वो सेट कर देता है। बायोलॉजिकल और आपके रिवीजन में मदद भी करता है। रिवीजन के लिए आप मोटिवेटेड भी रहते हो कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए मेरे पास एक एक घंटे के 5 केमिस्ट्री के पेपर हैं सर, तो मैं पहला पेपर का आज रिवीजन कर लूंगा, आज टेस्ट दे दूंगा, फिर कल का प्लान कर लूंगा, कल मुझे ये टेस्ट देना है, तीसरा रिवीजन करूंगा। इस प्रकार बच्चे एक तरह से कंटिन्यूटी में रहते हैं वज्र टेस्ट। मतलब ऐसे गोल जो अचीव हो सके। बिल्कुल। बड़े बड़े, बहुत ज्यादा बड़े बड़े गोल अमूमन अचीव नहीं होते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने जो कहा कि भाई छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके गोल्स को अचीव करना। हाँ, जिस प्रकार मैंने रिवीजन करा, उसी रिवीजन के ऊपर मैंने कुछ सवाल भी कर लिए और साथ में 1 घंटे का टेस्ट भी दे दिए, तो दैट रिवीजन इज 100% कंप्लीट, है ना। अब मैं ये भी बोलूंगा कि एक ही चैप्टर में एक ही टाइप के बहुत सारे टेस्ट देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आपके चैप्टर में जितना कंसेप्ट है, अगर वो टेस्ट कवर कर लिया तो मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। अब टॉपिक चेंज कीजिए, टॉपिक हो गया तो सब्जेक्ट चेंज कीजिए। अपना ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी है, तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में पार्ट टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है। वो 3-3 घंटे का अपना फुल फ्लेजेड टेस्ट है, तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है। तो टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट देने से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था सर आईआईटी बॉम्बे। मैं लाख पढ़ाई कर लेता, लेकिन अगर मैं वो 4 महीने टेस्ट नहीं देता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मैं इतना टेस्ट दिया सर, हमारे जमाने में तो टेस्ट पेपर ही नहीं हुआ करते थे। जाके इंस्टीट्यूट से मांगते थे, अगर उसके दया आ गई तो दे दिया, नहीं दिया तो फिर हम लोग बाजार में पुराने टेस्ट पेपर ढूंढते थे, लाकर हॉस्टल में फिर हम लोग टेस्ट देते थे। इतना टेस्ट दिए कि जब हम लोग आईआईटी जेईई के सेंटर पे गए ना, तो ऐसा लगा कि हॉस्टल में ही हम टेस्ट देने के लिए बैठे हैं, उसी मोड में बहुत बढ़िया से, ना कोई नर्वसनेस, ना कोई फियर। एग्जामिनेशन टेम्परमेंट, द मोर यू स्वेट इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। सेम, बिल्कुल सही बात है। जितना आप पसीना बहाएंगे उतना ही आपका वहां खून कम। सो रिवीजन पार्ट आपका परफेक्ट तब होगा जब उसके ऊपर थोड़ा सवाल कर लिए, रिवीजन कर लिए और उस पर हम एक टेस्ट भी दे दी। और सर यही से मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों का जो फियर है वो कम होता है, एंजाइटी कम बिल्कुल होती है। बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अपने आप में सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है सर। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा हूं जिसे सब कुछ आता है, पढ़ाई भी अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन वो एग्जाम हॉल में जाकर उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, डर जाता है, उसका एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाता है, सिली मिस्टेक्स पे करने लगता है। तो इस चीज का एक ही उपाय है कि गिव सेल्फ टेस्ट। गिव सेल्फ टेस्ट, सेल्फ टेस्ट दीजिए या इंस्टीट्यूट में दीजिए, जैसे भी दीजिए, लेकिन डेली टेस्ट दीजिए जनवरी के महीना से। और उससे अपने परफॉर्मेंस को फिर एनालाइज करिए। और सर एक सवाल बच्चों का है कि नंबर कमाने से बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को गलत तो नहीं जज कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर बच्चों के कभी कम आ गए कभी ज़्यादा। तो सर इसका भी कोई इलाज है क्या, या एक मानसिक सोच है क्या, नंबर आने पे ध्यान देना नहीं चाहिए? सर बच्चे एक्चुअली दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि अभी मैक्सिमम जगह तो कोर्स चल ही रहा होगा, अभी पूरा सिलेबस कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जब फुल लेंथ टेस्ट देंगे, उस मार्क्स का कोई वैल्यू है, उसका कुछ वैल्यू है, उससे कुछ हम लोग जज कर सकते हैं। लेकिन पार्ट टेस्ट में तो ऊपर नीचे होगा ही। एक बच्चा एक टॉपिक में बहुत अच्छा होता है तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर आ गया, एक में थोड़ा एवरेज रह गया तो वो एवरेज स्कोर कर लिया। लेकिन ओवरऑल आप जब 3 घंटे का फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं फ्री माइंड से, जब आपका कोर्स पूरा हो चुका है, बिल्कुल आप केवल टेस्ट की ही बात कर रहे हैं। हाँ, आपको कोई क्लास नहीं देनी है, क्लास नहीं है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 4 मान लो 2-3-4 क्लास बच्चे की चल रही है, फिर वो सैटरडे के दिन करके और संडे को टेस्ट देता है। हाँ, बेसिकली जब क्लासेस चल रही होती है तो बच्चा टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो होमवर्क करे कि टेस्ट का प्रिपरेशन करे। जो बच्चा रेगुलर रहते हैं अपने सब्जेक्ट के टच में, वो अच्छा कर पाते हैं, और थोड़ा सा भी किसी का बैकलॉग चल रहा है वो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाता। सर मुझे लगता है इसलिए जिन बच्चों की जो कहानियां बनी हैं कि 200 से नीट का सफर, 300 से नीट का सफर, 350 से नीट का सफर, जिन बच्चों ने क्लियर किया, वो शायद इसी मनोस्थिति से गुजरने वाले बच्चे होंगे, और इससे वो निकले भी, इससे वो निकल भी गए।
लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार कि मेरा अब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। बस वो अपने काम में लगे रहे, अपने काम को पूरे मनोयोग से करते रहे, अध्यापकों की बात मानते हुए आगे बढ़ते रहे। सर मैं बस 1-2 सवाल आपसे और लेने वाला हूँ, आपका समय बहुत कीमती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, शॉर्ट में आप बता दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली टोटल 16 से 17 सवाल आएंगे नीट में। ये बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन सुन लीजिए, 16 से 17 सवाल। बिल्कुल सर। जिसमें मेरे हिसाब से लगभग 12 सवाल तो रिएक्शन बेस्ड आएंगे। तो मैं बच्चों से पहले यही कहूंगा कि जो 12 सवाल का जो मेन पार्ट है रिएक्शन वाला, उस पे वो ज्यादा फोकस करें। ज्यादा फोकस करना मतलब सारे रिएक्शंस आपको समझकर याद करने हैं। प्रत्येक रिएक्शन में कुछ न कुछ छोटी छोटी बातें होंगी जो उस रिएक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, उस रिएक्शन में उसको दिमाग में बिठाना है। रिएक्शंस के प्रोडक्ट लिखने आने चाहिए, और ये प्रोडक्ट आप तब लिख पाओगे जब उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे। तो सवाल मैक्सिमाइज कीजिए, सवाल करना मैक्सिमाइज करेंगे। एक बार जब ये रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम जाएंगे IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC पढ़ाई करने, जो ये काम आप मार्च में भी कर सकते हो। लेकिन जनवरी फरवरी का जो 2 महीना है, इस 2 महीने में रिएक्शंस पार्ट को परफेक्ट कर लो। नोट्स एक तरफ रखो, साइड में NCERT किताब भी रखो, नोट्स पढ़ते जाओ, नोट्स क्लास के सवाल दोहराते जाओ, और NCERT में लिखा हुआ चीज़ भी रीडिंग कर लो। कोई एक नया पॉइंट मिले तो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो NCERT में। सर मुझे लग रहा है अगर ऐसे गुरु मुझे मिल जाते तो, वैसे तो अभी भी ज़िंदगी बढ़िया हो रही है लेकिन आपने कितना बढ़िया से चीज़ों को बहुत एक भाव से, जैसे कहते हैं कोई तेज़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, वो आपका अनुभव आपकी शैली में झलक रहा है। नहीं सर, कुछ बच्चे आके पूछते हैं कि NCERT का शॉर्ट नोट्स बनाना है क्या सर? हम बोलते हैं नहीं। कितने नोट्स बनाओगे? एक ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है, वो नोट्स को पढ़ना है, और साथ में NCERT बुक को पढ़ना है। दोनों ओपन करके NCERT में कोई नया लाइन अगर मिल गया जो क्लास में अलग से नहीं लिखाया गया, उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। जब आप मार्च में दोबारा रिवीजन करेंगे, अप्रैल में दोबारा रिवीजन करेंगे, उस हाइलाइटेड पॉइंट्स को एक बार देख लेना होता है। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे मैंने विगत वर्षों से बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की, उनसे जब चर्चाएं की, बात की केमिस्ट्री के बारे में, तो एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन कहिए क्या कुछ बहुत सारे बच्चों से बात की तो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल ये रहता है कि सर जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है क्या, जैसे जेई में? क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आपने तो जेई भी पढ़ा है, दोनों को महारती हैं। तो सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीट और जेई वाले बच्चों के लिए, स्पेशली नीट वाले बच्चों को आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई कितना रिएक्शन मैकेनिज्म पे काम करना चाहिए, कितने प्रतिशत? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा सर, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक से डरते ही हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के वजह से, जबकि मैं खुलकर बता रहा हूं कि नीट एग्जाम जेई का एग्जाम नहीं है। जेई का एग्जाम में जैसा आपने कहा कि उसमें मैकेनिज्म की पूरा डिटेल स्टडी होनी चाहिए, अपना नीट के एग्जाम में नीट एनटीए जो कंडक्ट कर रहा है उसमें मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं होती है, मैं एक लाइन में बता दूं। लेकिन एनसीईआरटी में 2 रिएक्शन ऐसे दे रखे हैं जो आपके टीचर भी जरूर पढ़ाए होंगे, जिनका मैकेनिज्म भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उसके मैकेनिज्म आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। सिर्फ 2 रिएक्शन, बाकी सारे रिएक्शन में मैकेनिज्म देखो समझो, लेकिन आप रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखने पे ज्यादा फोकस करो। मैकेनिज्म को याद करने की कतई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी। और सर और सब्जेक्ट छूट और जाते मैं इसमें एक छोटा सा बात ऐड कर दूं सर, मैकेनिज्म पढ़ाना इसलिए भी थोड़ा जरूरी होता है कि कुछ रिएक्शन के प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइप से बनते हैं, एक प्रोसेस से बनते हैं। हाँ। तो वो प्रोसेस क्या चल रहा है, दैट इज मैकेनिज्म। तो मैं क्या करता हूं कि मैं वो प्रोसेस बता देता हूं मैकेनिज्म के नाम पे, फिर मैं प्रोडक्ट लिखना सिखा देता हूं, फिर बच्चों को बोल देता हूं कि मैकेनिज्म रटना नहीं है बेटा, ये जो तरीका बताया ना, इसी को बस दिमाग में फिट करना है।
तो आप अपने नोट्स को शॉर्ट में ध्यान में रखिएगा कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। तो सर वो 2 रिएक्शन कौन से जिनके मैकेनिज्म की आप बात कर रहे एक तो है रीमर टीमन रिएक्शन, Riemann-Tiemann। रीमर टीमन रिएक्शन, दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन है, तीसरा है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है सर, तीसरा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। मतलब उस पे एक बार सवाल ऐसा भी आ चुका है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अल्काली NaOH विल बी रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन, इस टाइप से। तो भाई मैकेनिज्म उसका अगर जो पता चले तभी बता पाएगा। मतलब हम बिल्कुल भी कोई ज्ञानवर्धन वैसी बातें नहीं कर रहे कि ऐसे करो वैसे करो, हम बात कर रहे हैं लॉजिकल सब्जेक्ट की। यानी कि जो बच्चा तैयार कर रहा है उसको जो रेगुलर एग्जैक्ट डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ से बाहर आ रहा है। बिल्कुल सर। सर बहुत बच्चे को मैंने देखा है वो मैकेनिज्म में बहुत टाइम लगा देते हैं। जैसा आपने कहा भाई रास्ते को पहचानो लेकिन स्टेशन याद रखो। बिल्कुल स्टेशन याद कौन सा पेड़ आया, क्या चीज रास्ते में, उससे मतलब नहीं है। कोई आपको मतलब केवल नहीं है। प्रोडक्ट पे फोकस करना है। अगर आप प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो आप सही समय पे चीजों को बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी बहुत सारी चर्चाएं आपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ के माध्यम से आज यहाँ पर हम लोगों ने की। फिर भी आपके बहुत सारे सवाल हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय सीमित है ये आप और हम जानते हैं, लेकिन जितनी आज चर्चा हो इस चर्चा से आप लाभान्वित हो सकते हैं। वो भी सबसे बड़ी बात उन व्यक्तित्व के द्वारा जिन व्यक्तित्व ने 22+ ईयर की साधना की है इस सब्जेक्ट को लेकर के, जो खुद IIT बॉम्बे से पास आउट हैं, जिन्होंने 135 को मेंटर किया और साथ ही साथ हजारों बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। और सर मैं तो बस ये कहना चाहता हूं आपके व्यक्तित्व के बारे में, मैं आपसे इतने समय से जुड़ा हुआ हूं तो मैं ओझा सर की एक तारीफ ये करना चाहता हूं, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि लगा सका न अंदाज कि उनके कद का वो आसमां से ऊंचे हैं मगर सर झुकाए बैठे हैं। कभी सर से जब मैं बात करता हूं तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व से मैं मिल रहा हूं। सर आज स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, मोशन कोटा ऑर्गेनिक एक्सपर्ट, फिर मैं बोल रहा हूं, आपके कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमियां तो हर चीज़ में होती हैं, कमियां ढूंढने की बजाय किसी चीज़ को सही दिशा में ले जा करके उससे आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एपिसोड ऐसे ही चलते रहेंगे। हर दिन हम आपको नए नए कोटा एक्सपर्ट्स विभूतियों से मिलवाते रहेंगे जिन्हें वास्तव में इस बात का अंदाज़ा है कि पेपर में रियल में क्या आता है, पेपर में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्यों कोटा से सिलेक्शन परसेंटेज रेशो मोशन नीट से सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों बने रहिए ऐसी चर्चाओं में मेरे साथ। और आज के इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओझा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बच्चों का इतना सारा ज्ञानवर्धन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।